हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। मैं भूपेंद्र। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस क्लास के अकॉर्डिंग एज यूनिट सेकेंड स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, जो पूरा है 13 मार्क्स का। यहाँ पर हम आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको फिजिक्स पूरा करवाया है, बस उसी तरीके से हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसको भी बड़ी ही ईमानदारी से पूरा करने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में मैं चर्चा बहुत पहले ही कर चुका था, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है। आप चाहे तो एक बार खुद अपने लेवल पर सिलेबस ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक की, केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, वो है पदार्थ की अवस्थाएं और तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, रसायन के बारे में जानेंगे कि विषय क्या कहता है। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं और तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है, या अक्सर कहते हैं कि फिल्मों में हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है। तो आमतौर पे अगर केमिस्ट्री का मतलब निकाला जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है किसी का भी मिलन होना। केमिस्ट्री में रसायन क्या है, रसायनों का सभी का एक दूसरे से मिलन ही होता है। अक्सर आप देखेंगे चाहे कोई सा रसायन ले लो, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है यानी कि उसमें आप देखेंगे कुछ ऑक्सीजन के अणु होंगे, कुछ कार्बन के होंगे, सब मिलके होता है। तो केमिस्ट्री का एक मतलब ये भी होता है कि मिलान भी होता है। लेकिन ये तो मैंने सरल भाषा में समझाया। फिर भी अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री एज अ डेफिनेशन क्या होगी, जैसे फिजिक्स की थी, तो वैसे इसकी डेफिनेशन होगी कि विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के विभिन्न प्रकार के गुणों, उनका वर्गीकरण, उनकी संरचना, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के प्रभाव से उनमें होने वाली क्रियाओं एवं पारस्परिक अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित रखती है, रसायन विज्ञान कहलाता। देखिए, ऐसे मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जो बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब क्या है कि निर्जीव वस्तु है। ओके, जिस प्रकार से बायो सब्जेक्ट में सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है अंदर से, वैसे केमिस्ट्री में जितनी भी निर्जीव वस्तु हैं उनका अंदर से अध्ययन किया जाता है। मतलब ये मान के चल लीजिए आप कि बायो जीवित चीज़ों के लिए है और केमिस्ट्री निर्जीव चीज़ों के लिए है। और यहाँ पर जैसे कि बायो में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शरीर की कोशिका, वैसे ही जो केमिस्ट्री उसमें सबसे छोटी इकाई होती है किसी पदार्थ की, होता है परमाणु। बिल्कुल एक दूसरे से ही इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो टर्म्स आई के गुणों, उनका वर्गीकरण, उसकी संरचना, ऊर्जा, उनका कैसे कैसे अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जो बल्ब है, अब इस बल्ब में हम इसके गुण भी देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, इसकी संरचना और ऊर्जा। तो गुण क्या है इसका, तो गुण बाकायदा यही है कि जो बल्ब है वो क्या करता है, यहाँ पर लाइट देता है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। तो ये इसके गुण का हम अध्ययन करते हैं। संरचना की बात करें तो संरचना में हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, टंगस्टन का तार लगा हुआ है, इसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई है। अब आर्गन बाकायदा केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है, तत्व है। ओके, इसमें करंट आ रहा है, तो करंट बहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बाकायदा केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं ऊर्जा की, तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कंप्लीट कर रहा है। तो ऊर्जा फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो यहाँ पर विद्युत जो आ रही है वो कैसे आ रही है, वायर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के जरिए आ रही है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा। तो इन सबका अध्ययन करेंगे तो ये बल्ब भी अपने आप में केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो यहाँ पर चीज़ें आ जाती है कि जब आप उस वस्तु का बहुत ही डीपली अध्ययन करते हैं तो वह सब्जेक्ट किस में आ जाता है, या वो चीज़ें किस में आ जाती है, केमिस्ट्री में आ जाती है। अगर हम आगे और बात करें तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर यही कि अभिक्रियाओं के अध्ययन संबंध रखती है, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। अगर हम आगे यहाँ पर देखें कि क्या केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है या जुड़ी हुई है, तो काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें खासकर मेडिसिन जो सेक्टर है उसमें, तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि जितनी भी गोलियां या दवाइयाँ बन रही है, जितना मेडिसिन बन रहा है, ड्रग बन रहा है, ठीक है, ड्रग से मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें जितने भी सबके आप देखेंगे, अगर आप कोई भी आप जो भी अगर टेबलेट वगैरह लेते हैं, चाहे पैरासीटामोल ले, तो उसके पीछे बाकायदा सब फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, इसमें कितनी क्वांटिटी, कितना क्या है, सब कुछ मिलाने के बाद ही दवाई गोली बनती है। तो उसी से ही स्वास्थ्य सेक्टर काम करता है। देन इसके अलावा अगर फोटो आप खींच रहे हैं, हालांकि अब तो मोबाइल में खींचने लग गए, लेकिन फिर भी अगर जैसे कि एल्बम वगैरह आप बनवाते हैं, तो एल्बम में ये जितने भी कलर होते हैं इन फोटो के अंतर्गत, तो बाकायदा केमिस्ट्री के अंतर्गत ही इन कलर का यूज होता है। ये कलर भी रसायन ही होते हैं, जिसमें केमिकल डाला जाता है ताकि ये कलर कभी निकले ना। ओके, तो फोटोशॉप हो गया, उसमें इसका प्रयोग हो रहा है। फिर इसके अलावा उर्वरक जो बनते हैं,
खासकर उसमें होता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें होता है। तो ये भी अपने आप में क्या है, रसायन ही है। तो इसी से जो एग्रीकल्चर वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। देन इसके अलावा बात करें कि जितने भी लाली लिपस्टिक कह लीजिए, कॉस्मेटिक आइटम जितने भी होते हैं वो सारे केमिकल के बने होते हैं। हाँ, हो सकता है इसमें से लड़कियों ज़्यादा प्रभाव लगे, ठीक है, खासकर जो उपयोग करते हैं। लेकिन जितना भी कॉस्मेटिक आइटम आता है, चाहे साबुन से लगाकर शैम्पू हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, सब के सब केमिकल से ही बने होते हैं। उसमें कोई शुद्धता आपको नहीं मिलती, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में कितना भी खेलें। या इसके अलावा जो ईंधन बनता है, ठीक है, तो ईंधन जो बनता है इसमें भी केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है। किस प्रकार से कच्चे तेल से पेट्रोलियम बनाना, डीजल बनाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में। इसके अलावा आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपके आसपास ही केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, आपके आसपास कहीं पानी पड़ा होगा तो पानी भी क्या है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, H2O उसका फॉर्मूला है। देन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको डेली लाइफ में मिल जाएगी। ओके, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको समझाया केमिस्ट्री के बारे में, और आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि केमिस्ट्री वाकई में हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। अब आते हम टॉपिक पर। टॉपिक से पहले हाँ, एक जानकारी और देख लीजिए आप कि रसायन विज्ञान की कुल ये शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन, कार्बन रसायन, अकार्बनिक रसायन, जीव रसायन, नाभिकीय रसायन, औद्योगिक रसायन और कृषि रसायन आता है। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत हम भौतिक रसायन की चर्चा करेंगे, कार्बन रसायन की, अकार्बनिक रसायन की और नाभिकीय रसायन की। इनकी ही खासकर विशेषकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में बाकी के टॉपिक नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वाला, पदार्थों की अवस्था है, क्या क्या होती है इस पर हमें चर्चा करना है। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हमें केमिस्ट्री व्यू से जानना जरूरी है। देखिए, पदार्थ की अवस्था की हम बात करें तो भौतिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, और आप अच्छे से जानते होंगे वो अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर अब मैं आपको पूछूं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस होता है, ये आपको सब पता है, आपने देख रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस की क्या डेफिनेशन होगी या एक द्रव की क्या डेफिनेशन होगी, तो शायद आप डिफाइन ना कर पाए। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ठोस की भी अपनी एक डेफिनेशन होती है। अब आपके दिमाग में ठोस से हमेशा बर्फ आता है, द्रव से हमेशा पानी आता है, गैस से हमेशा भाप आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, आपका मोबाइल ठोस में आता है। ओके, इसके अलावा द्रव की बात कर, द्रव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वही मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए, ठोस या सॉलिड की बात करें तो इसकी पहले हम एक डेफिनेशन और इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट चलता है उसको समझ लेते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जो ठोस होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आयतन आप सभी जानते होंगे, कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल नीचे रखते हैं, वो कोई जगह घेरता है तो वो उसका आयतन हो गया, और उसका आकार जो है उभर कर आ रहा है 3D फॉर्मेट में, वो भी फिक्स है। तो पहली चीज तो ये कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। लाइक दैट कुर्सी जिस पर अगर आप बैठते हैं, मेज हो गया, ईंट, पत्थर की मूर्ति, दवात, कलम, तांबा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। चाहे ऐसा ना हो कि आप कपड़ा जो अच्छे से आपके हाथ में घड़ी कर सकते हो उसको आप द्रव समझे, वो भी नहीं, वो ठोस है, ठीक है। आयतन से मतलब जगह फिक्स घेरते हैं। अब इसमें जानने वाली जो चीज़ वो ये कि जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल हो, यानी कि जब अणुओं में आकर्षण बल यानी कि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो कि उनको अलग करने वाले जो लोग हैं वो कमजोर पड़ जाए, तो पदार्थ क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में आकर्षण बल सबल होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो ठोस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत कठोर रूप में चिपके होते हैं, और बाहर से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बाहर कोई ना कोई इन्हें अवश्य खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो इतना अच्छे से इनको खींच नहीं पाता है, क्योंकि इनका जो पृथककारी बल है वो कमजोर पड़ जाता है इन ठोस के खुद के आकर्षण बल के मुकाबले। ओके, तो ठोस की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी याद रखना है। देन इसके अलावा सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के अणु घने रूप में संकुलित एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं। तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल समीप है, तथा उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। जैसे कि ये वाला है तो ये यहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि उठ के यहाँ चला जाए, बिल्कुल जो अणु जिस जगह वो वहीं रहेगा। और इन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द सिर्फ अपने अंतराणविक अंतराल में कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी ठोस वस्तु टूटती नहीं है, ईंट को तोड़ेगी टूट जाएगी और उसमें अणु भी जगह बदल लेगा, लेकिन यहाँ पर यह कि जब तक बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वस्तु ठोस ही रहेगी
और एक बात इसमें लिखी हुई है कि अंतराण्विक अंतराल में कंपन करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कण है तो ये यहीं पर इसी आसपास जगह वाइब्रेट होता रहेगा, क्योंकि अगर इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है या इसमें से ताप गुजरता है तब इस दौरान ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उसी जगह करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ईंट जो है वो उछलती कूदती दिखाई देने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है, वो अंदर ही होता है, बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो आई होप अब यहाँ पर ठोस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्या आकार और आयतन निश्चित होता है, पृथककारी बल कमजोर होता है, और ये क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं और इनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। तो ये हमने यहाँ पर बात करी ठोस के बारे में, और आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं किस वे में इसको समझाना चाहता था। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव या लिक्विड की। देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसके जैसा, लेकिन फर्क आ जाता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि आयतन तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1 लीटर बोतल मेरा पानी भरा है, उसको मैं जग में खाली कर लूंगा तो ऐसा नहीं कि जो पानी है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, रहेगा तो 1 लीटर। लेकिन एक फ़र्क ये कि जैसे कि जग इतने बड़े आकार का है और जो बोतल थी वो ऐसे आकार की थी, उसके बावजूद भी क्या होगा कि वो पानी इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। उसका रीज़न क्या है, आकार बदल गया है। लेकिन क्या ईंट अपना आकार बदल सकती? बिल्कुल नहीं बदलेगा। या तांबा अपना आकार बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन हालांकि बदल सकता है, जब तक आप बाह्य बल लगाएंगे तो बदलेगा। लेकिन यहाँ पर पानी में कोई बाह्य बल नहीं लगाना आपको, या कोई सा भी द्रव उठा लीजिए, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी हो जाए, चाहे वो शराब हो, चाहे और भी जितनी भी चीज़ें हों लिक्विड में, आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखोगे, वो अपने अनुसार खुद को ढाल लेगा। तो इनका आकार क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, तेल, शराब आदि। अब यहाँ पर ये आगे अगर हम बात करें तो द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, द्रव पदार्थ की बहने वाला द्रव भी उसे मतलब एक तरीके से द्रव भी कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। ओके, जब पदार्थ में आकर्षण बल पृथककारी बल से कुछ ही सबल हो तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। यानी कि मतलब यहाँ पर ज्यादा नहीं कह सकता, आकर्षण जो बल है वो ज्यादा मजबूत ना हो। जैसे कि दोस्ती तो है 5-200 के बीच में, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी कोई बहला फुसला ले तो वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही वाला है, पृथककारी बल से कुछ ही ज्यादा सबल होती है, तो उसे कहते हैं हम द्रव कंडीशन। ओके, तो इसमें जो अणु है वो आपको कुछ इस प्रकार से थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर दिखाई देते हैं। जितना ठोस में पास होते हैं उतना यहाँ पर जो द्रव होता है उसमें पास में नहीं होते हैं। अब इसमें एक चीज और ये भी है कि द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फिर भी इनके बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं होती है। अर्थात द्रव पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं परंतु आयतन नहीं बदल सकते हैं। आयतन समझ रहे आप, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही होगा, ऐसा नहीं दूसरी जगह डालने पर वो 1 से 5 लीटर बन जाए, बिल्कुल नहीं होगा। तो द्रव में और ठोस में क्या फर्क है? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं गैस की, थर्ड यहाँ पर इसकी कंडीशन की। देखिए, तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना तो आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, जैसे कि वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब यहाँ पर ये कि आकार और आयतन, ऐसा क्यों? देखिए, गैस का ऐसा होता है कि गैस बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है ताप दाब से, और गैस बहुत सारी बार क्या होता है, उसका आयतन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दबाव के अनुरूप होता है उसको। ओके, गैस अवस्था का पदार्थ का न तो कोई आकार होता है न कोई आयतन होता है। और आकार में स्वाभाविक सी बात, अगर आप इस चीज को नोटिस भी करेंगे तो गैस का कोई आकार होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन भी नहीं होता है। ठीक, क्योंकि गैस का टिकना कौन सी जगह होता है, कौन सी जगह गिरती है, वो तो एक बिल्कुल हवा में रहती है। जैसे कि अगर आप बैठे हैं तो आपके आसपास भी बकायदा गैस है। हम गैस का मतलब सीधा जो एलपीजी गैस समझते हैं, गैस का मतलब हवा होता है आमतौर पर, जो आपके आसपास भी दिखाई दे रही है, आप भी ले रहे हैं उसको अपने शरीर में। ओके, और गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रख दिया जाता है वह उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। स्वाभाविक सी बात, आप प्रेशर पे भरेंगे तो कम जगह में भरा जाएगी, अगर आप उसको किसी बड़े पात्र में रखेंगे तो उसमें पूरा फैल जाएगी। और गैस का कोई पृष्ठ तल भी नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई पृष्ठ तल नहीं होता। जैसे कि ये वाले की बात करें, अगर इसकी जगह मैं कोई छोटा डिब्बा ले लूंगा तो भी उसमें सारी गैस आ सकती है और इसका आकार दबाया जा सकता है। और यहाँ पर यह कि जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल की अपेक्षा काफी कमजोर हो, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कि इनके बीच में दोस्ती इतनी अच्छी है ही नहीं। जैसे अगर इस डिब्बे का ढक्कन खोलेंगे सारी गैस उड़ने लग जाएगी,
यानी कि इन दोस्तों के बीच में रह तो रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई चलती रहती है, और बाहर का कोई भी आके इनमें से थोड़ा सा भी इनकी बुराई करेगा तो दोस्त अपने आप को छोड़ के, मतलब दोस्तों को छोड़ के चले जाएंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि आकर्षण बल इनका बहुत कमजोर होता है, और पृथककारी बल पृथककारी बल होता है वो मजबूत होता है। तो पदार्थ गैस अवस्था में रहता है। इस तरह गैसीय पदार्थ के अणु में परस्पर आकर्षण बल ठोस द्रव दोनों की अपेक्षा काफी कमजोर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप ठोस, द्रव और गैस के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे, और आई होप यहाँ तक आप सभी चीज़ों को क्लियरली लेकर चल रहे होंगे। अब हम यहाँ पर हमने तो बात करी है पदार्थों की अवस्था के बारे में, लेकिन पदार्थों की एक और आधुनिक भौतिकी माना जाता है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं और होती हैं। अगर अच्छे से बांटा जाए तो उसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये एक और तरीका होता है एज ए केमिस्ट्री में रासायनिक संगठन, यानी कि जो केमिकल के आधार पर इसको बांटा जाए तो 3 और होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आमतौर पर हमने ये बहुत सुना होगा कि वह व्यक्ति असामाजिक तत्व है। खैर वह अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन तत्व का डेफिनेशन और बहुत अच्छे से मैं आपको इसे समझाऊंगा। देखिए, पहले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है, और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये वे लोग हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, इनकी ना तो किसी से दोस्ती जमती है, ना किसी के दोस्त बनना चाहते हैं, कुल मिला के ये अकेले हैं। मतलब ये यहाँ पर लिखा है कि न तो इनको विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, और इनको किसी को जोड़कर बनाया भी नहीं जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ हाइड्रोजन, जैसे कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाइड्रोजन किससे मिलकर बनता है। हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है। ऑक्सीजन भी अपने आप बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसा ही नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम। कुल मिला के आवर्त सारणी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। तो आवर्त सारणी में जो भी सारे दिखते हैं आपको, वो सारे क्या है, तत्व तो हैं। और तत्व क्या चीज है यहाँ पर डेफिनेशन, क्या आप ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को आधा इधर से मिलाया और आधा इधर से मिलाया और दोनों को मिलाकर एज बना लिया, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो न तो इनको विभाजित किया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन को आप तोड़ भी नहीं सकते हैं और जोड़ भी नहीं सकते। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि सोने को आप A+U से बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता। ये सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है, ये सारी क्या हो रही है यहाँ पर, ये धातुएं हैं, ये अधातु हैं। हालांकि उस पर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन कुल मिला के जो तत्व है उसको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही जोड़ा जा सकता है। और ये अगर दूसरे शब्दों में इसको हम अच्छे समझे तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। तो सिंपल सा यहाँ पर तो तत्व के बारे में आप समझ गए होंगे, और सिंपल से याद रख सकते हैं कि ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है, ना ही इन्हें जोड़ा जा सकता है। बड़ा ही सिंपल है। अभी तक अगर हम बात करें तो कुल 118 तत्व आपको आवर्त सारणी मिलेंगे, और इसमें से 92 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं, और बाकी तो कृत्रिम तरीके से जो प्रयोगशाला उसमें बनाए गए। हालांकि चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इसमें हर साल कोई ना कोई तत्व जुड़ता रहता है। और तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है धातु मेटल, और एक होता है अधातु नॉन मेटल। तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर, तो इसको हम बहुत आगे यहाँ पर देखने वाले। फिलहाल इसकी मैं ये भी नहीं कहता, आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धातु अधातु अपने आप में बड़े चैप्टर है जिनके हम बहुत आगे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो तत्व आप समझ गए होंगे आसानी से। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये है यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयव या अवयव तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, नाम से क्लियर है, यौगिक मतलब कन्फर्म है कि इसमें क्या चीजें होगी, योग होगा, यानी कि प्लस होगा। जैसे कि इसको समझिए, मैं आपको सरल भाषा समझाता हूँ। देखिए, 10 रुपये अपने आप में एक अलग चीज है, और 5 रुपये अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन 15 रुपये भी अपने आप में क्या है, एक अलग चीज, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि जो चीज 15 रुपये में खरीदी जा सकती है वो तो ना तो 10 रुपये में खरीदी जा सकती, ना ही 5 रुपये में उतनी ही मात्रा में ना। आप ये मत सोचिएगा कि 10 रुपये की सेव लेके आऊंगा सर, 15 रुपये में सेव लेके आ सकता हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 15 रुपये में जितनी सेव आती है वो 10 रुपये में भी नहीं आ सकती, और 5 रुपये में भी नहीं आ सकती। कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, 5 रुपये का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम एक तीसरी चीज बना सकते, वो है 15 रुपये, और उसका भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है।
तो यौगिक में भी यही चीज काम करती है कि दो या दो से अलग आप मिला लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो अपने आप में कैसा स्वतंत्र है, लेकिन मैंने एक ऑक्सीजन का अणु उठाया, एक और ऑक्सीजन का अणु उठाया यहाँ पर, और दो ऑक्सीजन का अगर मैं अणु उठाता हूं तो मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूं, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपने सर वो O बताया, वो भी तो ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था, लेकिन दोनों में फर्क आता है। यहाँ पर फर्क आता है जब इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन में अगर आप कंफ्यूज हो तो एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर इसको देखिए, एक और यौगिक को आप अच्छे से इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पर ये है कि एक ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या लिया, ये हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दो आपको दिख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन के अणु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए, दो हाइड्रोजन के अणु, तो इसे बोलते हैं H2, और एक ऑक्सीजन का तो यहाँ बोलते हैं O। इन दोनों को मिलाता हूँ H2O, तो ये क्या बन गया, पानी यहाँ पर बन गया। अब देखिए इस चीज को आप आसानी से यहाँ पर क्लियरली समझिए कि अलग अलग मिला है। अब ऐसा नहीं है कि आपको H2O, जैसे जल है तो जल में से आप हाथ उसमें भरे तो आप हाइड्रोजन अलग कर सकते हो और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप में गैस है, ऑक्सीजन अपने आप में गैस है, लेकिन निश्चित अनुपात, अनुपात क्या है, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, दोनों को मिलाया तो बना यहाँ पर पानी। अब पानी का अपना बिल्कुल अलग गुण है, हाइड्रोजन का अपना अलग गुण है और ऑक्सीजन का अलग गुण है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले, यानी कि इसे तोड़ेंगे तो भी अलग गुण आएंगे और जोड़ेंगे तो भी अलग गुण आएंगे। पानी में न तो हाइड्रोजन का गुण होता है, न ऑक्सीजन का गुण होता है, और ना ही सिर्फ हाइड्रोजन के अंतर्गत पानी का गुण होता है। दोनों का आप निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो तीसरी चीज यहाँ पर बनकर आ जाती है। जैसे अगर आप बहुत सारे और भी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का एक अणु मैंने लिया है, ऑक्सीजन के दो अणु मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में न तो कार्बन का गुण है न ही ऑक्सीजन का गुण होता है। इन दोनों के मिलने के बाद तीसरी ही चीज निकल कर आती है। और एक चीज ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिर से कार्बन में भी तोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उचित रासायनिक विधियों द्वारा। ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़ा, इधर से कार्बन अलग किया और ऑक्सीजन अलग किया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यौगिक के बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे। ओके, तो आशा करता हूं यहां तक आप क्लियर समझोगे। अब तीसरी बात करते हैं मिक्सचर की। ठीक है, तो हमने तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा, बात करते हैं मिक्सचर की। तो यहाँ पर यह कि मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हों, तत्व या यौगिक। ठीक है, इसमें तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, दोनों का किसी भी अनुपात में। ओके, ये चीज याद रखें। जैसे कि यौगिक में क्या था, निश्चित अनुपात, यहाँ पर किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, तथा जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे कि मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, इसे तो बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन हम आम भाषा में सेव के साथ में अगर एक और चीज लेने जाए हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, ये एक नॉर्मल टोन होता है मिक्सचर। ठीक है, आम भाषा की बात करूँ। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें बराबर 10 मूंगफली के दाने हैं, ठीक है, 4 छोटी सेव है, ठीक है, 9 बड़ी सेव के दाने हैं, कम से कम 15 पोए इसमें गला के रख रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको क्लियर आएगा कि बिना किसी अनुपात में मिला रखे, सबको मिक्स कर रखा है। और दूसरी बात ये कि इनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे लोग आ रहा था, ठीक है, कि वो मिक्सचर में से सेव अलग कर रहे हैं, मूंगफली अलग कर रहे हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, तो आसानी से अलग किया जा सकता है। यौगिक में ऐसा नहीं होता है ना। यौगिक में ऐसा नहीं कि आप जल के अंदर से इधर से एक हाथ से हाइड्रोजन अलग निकाल ले, ऑक्सीजन अलग निकाल ले, ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में ऐसा होता है कि मिक्सचर में मिला भी बिना किसी अनुपात के रहें तो निकाल भी सकते हैं। ओके, तो आप मिक्सचर के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन खैर ये आप एग्जाम्पल नहीं देख सकते। मिक्सचर के एग्जाम्पल दैनिक जीवन में बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि वायु अनेक गैसों एवं धूलकणों का मिश्रण है। वायु के अवयवी गैसों में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प है। जैसे कि अगर दिल्ली का आप नज़ारा देखिए ठंड के दिनों में तो बाकायदा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मिक्सचर है, क्योंकि वहाँ पर जल वाष्प मिल जाती है, दौरान जितना भी प्रदूषण की जो गैसेज है जहरीली वो भी दिख जाती है। लेकिन इसके अलावा समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवण है। तो समुद्र में बात करें तो उसमें NaCl होता है। अब NaCl हो गया, इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो उसमें यहाँ पर मिक्सचर होता है। पीतल और तांबे की पीतल की बात करें तो पीतल एक्चुअल में तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। तो इसका भी कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है कि पीतल में इतना तांबा और इतना जस्ता मिलाना चाहिए। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा, यानी जितने भी मिश्र धातु हैं वो भी मिश्रण का एग्जाम्पल है।
ओके तो ये हमने बात करी तत्व, यौगिक और मिश्रण की, और आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपको मैं फाइनल एक इमेज के थ्रू बहुत बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ। देखिए तत्व होता है ये बिल्कुल अलग जो है ना, ये होते हैं एलिमेंट, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, ये 2-3 एलिमेंट अगर ऐसे मिल रहे हैं बिना किसी अनुपात के तो ये हो जाते हैं मिक्सचर। लेकिन बात करें यौगिक की तो देखिए इसमें बराबर बढ़िया तरीके से इसके अंदर समाये हुए हैं, यानी कि यहाँ पर एक ये अणु और 2 ये अणु मिले हुए हैं। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे मिले हुए नहीं होते, बस साथ में जुड़े होते हैं। तो ये मिक्सचर हो गया, ये तत्व हो गया, ठीक है। तो ये तत्व की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया मिश्रण और ये लास्ट में हो गया यहाँ पर यौगिक। तो आप इस इमेज के थ्रू फाइनली अपना दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर यहाँ पर कर पाएंगे। एक चीज और लास्ट में हम मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं, इनका मैं विविधकरण जो होता है वो लास्ट में आपको समझाऊंगा। 2 प्रकार के होते हैं मिश्रण, एक होता है असमांग और सॉरी यहाँ पर माफी चाहेंगे, एक जगह समांग मिश्रण होता है और एक जगह असमांग मिश्रण होता है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं समांग मिश्रण क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए ये बड़ा सिंपल सा है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान हो, समांग मिश्रण कहलाता है। यानी मिश्रण के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। कैसे? समांग से मतलब क्या है, जिसमें हर अंग समान हो। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो इसका ऐसा कुछ संधि विच्छेद निकलेगा, यानी कि जैसे कि चीनी का जल में विलयन हो, नमक का जल में विलयन हो, ये आप जितने भी सारे विलयन देखें, अमोनिया गैस का हवा में विलयन हो, ये सारे समांग मिश्रण है। कैसे? जैसे कि अगर आप पानी में शक्कर मिलाते हैं, ओके, पानी में शक्कर मिलाते तो ऐसा तो नहीं है कि अच्छे से मिलाने के बाद में कि ऊपर आपको पानी जो ज्यादा मीठा लगे नीचे मीठा लगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, अच्छे से नहीं मिलाया तो दिक्कत आ सकती, लेकिन अच्छे से मिलाने के बाद इस मिश्रण को कहते हैं समांग, जहां पर उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान हो। तो इस पानी के गिलास में ऊपर भी पानी बराबर मीठा लगेगा, नीचे पानी बराबर मीठा लगे, चाहे आप नमक ले ले इसकी जगह, चाहे अगर अमोनिया गैस मिलती है तो वातावरण में पूरी तरीके से अच्छे से फैल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर समांग मिश्रण में ऐसा है कि जिसमें भी वो मिले, बराबर तरीके से मिले, उसे हम क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। आप इसे दिमाग में भूल कर भी यौगिक ना लेके आइएगा, ये मिश्रण ही है लेकिन सब तरफ उसकी जो क्वालिटी हो वो समान हो। उसके बाद बात करते हैं असमांग मिश्रण की। तो असमांग जो मिश्रण होता है बिल्कुल उसका उल्टा, यानी कि वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन गुण एक से नहीं होते, असमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे कि लोहा और गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, खड़िया का जल में मिश्रण, धूल कण का हवा मिश्रण आदि असमांग मिश्रण है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने कभी ट्राई किया होगा कि चूना अगर आपने कभी घर में पोता हो, तो चूना अगर आप बाल्टी में उसको घोलते हैं तो थोड़ी देर बाद बाल्टी में क्या होता है, जो चूना होता है वो नीचे गाढ़ा जम जाता है और ऊपर पानी हल्का हल्का हो जाता है। तो इसे बोलते हैं असमांग मिश्रण, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह चूना ज्यादा है, इस जगह कम है। तो यहाँ पर क्या पूरे पानी में इसकी जो क्वालिटी है वो समान नहीं है। या जैसे कि अगर बालू रेत या गिट्टी भी मिलाते हैं तो ऐसा भी नहीं कि उसमें बराबर हो, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, कहीं पर बालू रेत ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर गिट्टी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, हवा में धूल कण का मिश्रण। तो जैसे कि हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में, पूरे इंडिया की बात करें तो दिल्ली में जो हवा में धूल कण ज्यादा है, मध्य प्रदेश के जो शहर है उसमें कम है, महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसा सब जगह अलग अलग मिलेगा। ओके, तो साथियों ये था हमारा आज का पहला वीडियो, और आशा करता हूँ मैं आपको इनको अच्छे तरीके से समझाने में सफल रहूँगा। इस वीडियो से आपको प्रश्न लिखना है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण को आपको परिभाषित करना है, तीनों को 100 शब्दों में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अदर देन क्वालिटी मीन्स PH से अड्डा। देन इसके अलावा हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं डेली क्विज और क्वेश्चंस के लिए। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।